हेलो, आई जय भारत शर्मा आप लोगों के लिए बायोलॉजी पर नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। द टॉपिक इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ये एक श्वसन प्रणाली होती है और इसे हम कह सकते हैं कि एक गैस एक्सचेंज करने का एक प्रोसेस है। हमारे शरीर से गैसेस का किस तरीके से एक्सचेंज होता है, उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू लिया गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू ब्रीफली व्हाट इज दिस गैस एक्सचेंज प्रोसेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो गैस एक्सचेंज प्रोसेस इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अपना आप होता है, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा अपना आप होता है। कैसे होता है? 3 स्टेप में हम समझेंगे इसको आसानी से। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, हमारे लंग्स के अंदर का पार्ट है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, डिटेल में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं सबसे मेन, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मेन काम होता है, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, व्हाट इज बेसिकली द मेन रोल ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस कम इनटू द बॉडी थ्रू द लंग्स। सभी जानते हैं हमारे हवा में जो भी ऑक्सीजन या कोई भी सारी गैसेज, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कोई भी गैसेस हो, हमारे शरीर में लंग्स के थ्रू एंटर होती है। ये बात तो क्लियर है, पहला स्टेप क्लियर है। लंग्स, इन द लंग्स ऑक्सीजन इज मूव्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड कैरिड थ्रू द बॉडी। तो ये बात तो हो गई कि लंग्स में आने के बाद ऑक्सीजन जो है ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाता है और फिर पूरी बॉडी में जाता है। दैट इज स्टेप नंबर 2, पल्मोनरी वेन्यूल जो काम करता है। इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। सो वेरी गुड क्वेश्चन, कौन कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट को? पल्मोनरी वेन्यूल। क्लियर हो गया पार्ट। स्टेप नंबर 3, आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो कि हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है, ये क्या करता है? इट कलेक्ट्स द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रांसपोर्ट इट बैक टू द लंग्स वेयर इट लीव्स द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। जब हम इनहेल किया हमने तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन आया, जब हमने एक्सहेल करा तो आरबीसी ने जो भी चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी चीज था हमारे लंग्स को लाके दिया और लंग्स के थ्रू आपसे बाहर निकल गया। So the RBC collect the carbon dioxide and transport it back to the lungs where it leaves the body when you exhale. So कौन करता है ये? Pulmonary arteriole. Pulmonary arteriole is the main who does this function. It carries the deoxygenated blood from the heart. हार्ट में से वो ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को लेकर के हार्ट से वापस लंग्स की तरफ लेके आता है, जो कि हम एक्सहेल कर देते हैं। यहाँ आप देखोगे छोटा सा ये पार्ट दिख रहे हैं कि बबूले बबूले से दिख रहे हैं, दैट इज द एल्वियोली। हम बाद में देखेंगे, इनमें कैपिलरीज हैं, ब्रोंचियोज हैं, ये जो ब्रांच निकल गया दैट इज ए ब्रोंचियोल है, ब्रोंची से निकल के आती हैं जो पार्ट होते हैं, दैट इज द जो ब्रोंचस होते हैं, उस ब्रोंचस के पार्ट ब्रोंचियोल्स आते हैं, दैट इज उसकी बात हो रही। जो नीचे पार्ट है ये कहीं ना कहीं एल्वियोली है, this is alveoli, and basically the exchange of oxygen and carbon dioxide occur in the alveoli only. So again very good important question for the competitive exam point of view के हिसाब से, जो exchange of oxygen carbon dioxide कहाँ होता है? It basically occur in the alveoli. So अब मैं आपके सामने जो मेन पार्ट है उसके बारे में चलता हूँ, डेट इज द हमारा जो नेक्स्ट है वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन है। सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरा बॉडी, इसका पूरा पार्ट मैंने क्लियर करके आपको समझाने की कोशिश की है, और डिटेल में इसका एक एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले मैं एक एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सबसे पहले देखिए हम नेसल पैसेज, दिख रहा है आपको यहाँ माउथ कैविटी, ये दिख रहा है आपको, 2 पार्ट दिखे। अब इसके नीचे की तरफ पार्ट की तरफ चलेंगे तो हमें दिखेगा फेरिनेक्स जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, लैरिनेक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, ट्राइचिया, रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से गए हमने देखा, हमने लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर रिब्स की पार्ट दिख रहा हमें, ये रिब्स है लंग्स के ऊपर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज द, और नीचे देखें हम डायफ्राम्स है, और ये लंग्स के हम देखेंगे अंदर की तरफ देखेंगे तो वहाँ ब्रोंचीज हैं, ब्रोंची से ब्रोंचुलस निकले और नीचे एल्वियोलर सैक है
जो कि हमने रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का हमने अलग से डायग्राम में दिखा रखा है, दैट इज एल्वियोली। सो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा पार्ट है। तो मैं सबसे पहला पार्ट लेके चलूंगा हमारा नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी, जो ये नेसल पैसेज की तो चलते हैं, नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी के बारे में जानेंगे सबसे पहले क्या है। और ये जानने के लिए हम देखते हैं हमारे इसमें दिखा रहा है आपको कि नॉस्ट्रिल, इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है ये बेसिकली है क्या, द बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द गैस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें टोटली हमारी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग, सांस लेना। इसके अंदर होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स बोथ ब्रिंगिंग एयर इनटू द लंग, लंग्स में जो एयर आती है उसे हम इनहेलेशन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं, और रिलीजिंग एयर टू द एटमॉस्फेयर उसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, बाहर निकालना। दोबारा बता दूं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीथिंग भी कहते हैं और इसमें दोनों प्रक्रिया होती है। पहला हवा का एयर में, हम एयर का लंग्स में आना, हवा का लंग्स में आना जिसे हम इनहेल करते हैं, इनहेल करना मतलब इनहेलेशन प्रोसेस कहते हैं, और उसी हवा का शरीर से बाहर निकलना वो है हम कहते हैं हवा किसमें, एटमॉस्फेयर की तरफ जाना, दैट इज एक्सहेलेशन कहते हैं, इट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड वेसल्स। इट इज ए टोटल प्रोसेस। क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे घुसा और ऑक्सीजन जाने के बाद हमारे ब्लड वेसल्स में गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में गया, हार्ट से होते वापस से किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में आया और कैसे वो बाहर निकला। तो ये पूरा ब्लड वेसल स्ट्रीम में जाना और ब्लड स्ट्रीम से वापस होते लंग्स और हार्ट के बीच में जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो लेन देन है, उस पूरे प्रोसेस को इंटरनल रेस्पिरेशन में दिया गया है। जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया था, हम सबसे पहले बात करने वाले थे नेसल पैसेज के बारे में, तो वही हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज द नॉस्ट्रल एंड नेसल कैविटी। क्या है ये एक ऐसा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जो कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। हम सभी की सबको पता है कि हमारे शरीर में एक नाक होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल दिखाई देता है, उसके बीच में एक सेपरेटेड होता है बाय ए कार्टिलेजिनियस सेप्टम, सेप्टम हमारे बीच में, नाक के बीच में एक सेप्टम होता है जिसे दोनों छेद हम कहते हैं दिखते हैं। द नॉस्ट्रिल लीड इंटरनली टू द नेसल कैविटी, और ये नॉस्ट्रिल ही है जो कि आगे जाके नेसल कैविटी की तरफ मूव करता है। तो आउटर जो पार्ट है हमारा जो नॉस्ट्रिल का, ये कहीं ना कहीं नेसल कैविटी की तरफ जाता है। तो जो पहला मेन पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का माना जाता है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है, दैट इज द नॉस्ट्रिल एंड नेसल कैविटी। और इसमें जो मेन इंटरनेट वेरी गुड पॉइंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नेम द पार्ट जो कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को सेपरेट करता है, दैट इज द कार्टिलेजिनियस सेप्टम। नाउ नेक्स्ट है द नेसल चैम्बर्स परफॉर्म्स। क्या क्या नेसल, जो हमारे अंदर का नेसल चैम्बर्स होते हैं, नाकों के नॉस्ट्रिल के अंदर चैम्बर होता है, वो क्या क्या काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान। हमारे हम ये नहीं जानते हमारे नाक कितनी बड़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रोसेस के अंदर। क्या है, इट वार्म्स द इनहेल्ड एयर, जो हवा हम लेते हैं, सांस लेते हैं, हम नाक से जो सांस लेते हैं, उस जैसे सांस हम लेते हैं, जैसे हम हवा इनहेल करते हैं, उसको गर्म करता है पहला काम। एड मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर, हम जो हवा सांस ले रहे हैं उसके अंदर नमी पैदा करता है, एड मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर। तीसरा, सेंसरी सेल्स डिटेक्ट द ऑर्डर ऑफ द एयर, हमारे नेसल चैम्बर के अंदर सेंसरी सेल्स हैं जो कि ये पता करते हैं हवा में कैसे, तभी तो हम नाक बदबू जाते हैं, हम नाक बंद कर लेते हैं, खुशबू आते हैं, नाकों को छड़ा के सूंघते हैं, वाह वाह कितनी बड़ी खुशबू आ रही है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एयर। ऑर्डर ऑफ द एयर को कहीं ना कहीं हमारे अंदर नाक के अंदर सेंसरी सेल्स हैं जो कि नेसल चैम्बर्स में, जिससे हमें पता चलता है। और सबसे मेन पार्ट, क्लीनिंग द इनहेल्ड एयर, हमारे नाक में जो गंदगी इकट्ठा होती है वो कहीं ना कहीं हम इनहेल्ड एयर जो करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का जो डस्ट होता है वो हमारे नाक में यहीं रुक जाता है, दैट इज द नॉस्ट्रल में ही रुक जाता है, एंड दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द क्लीनिंग द इनहेल्ड एयर। सोचो कितना बड़ा काम कर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हवा को आते ही गर्म करना, हवा में नमी पैदा करना, एक तरह से उसके अंदर ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि हमें ये बताते हैं हाँ हवा बाहर कैसी है, गंदी अच्छी है, और साथ साथ में जो कीटाणु आते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, उनको यहीं रोक लेना, क्लीनिंग करना इनहेल्ड एयर को।
दूसरा पार्ट हम बात करते हैं, फेरिनेक्स की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फेरिनेक्स जो है मेरे सामने यहाँ दिख रहा होगा, ये एक थ्रोट में होता है। फेरिनेक्स जो है ये थ्रोट है, यहाँ है हमारे गले के। ये एक ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट करता है नोज एंड माउथ को, किससे? ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, हमारे माउथ के थ्रू जो फूड हम स्वेलिंग करते हैं, जैसे निगलते हैं, तो स्टोमक के बीच में एक बहुत बड़ा चैम्बर का काम करता है, ब्रिज का काम करता है कनेक्टिविटी का। तो ये एक तरह से जो फेरिनेक्स है ये एक ट्यूब है जो कि नोज और माउथ को ओइसोफेगस से कनेक्ट करता है। दूसरी बात, एक तरह से बताओ मैं आपको कि फेरिनेक्स जो थ्रोट है, एक तरीके से सबसे मेन बात है, एक कॉमन पैसेज माना जाता है। खाने का और हवा का जाने का ये कॉमन पैसेज है। फेरिनेक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। दूसरी बात है कि इस फेरिनेक्स में दो ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग को गुलेट कहा जाता है जो कि ओइसोफेगस की तरफ निकलता है, और दूसरी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस जो कि ट्रेचिया की तरफ जाता है। ये ट्रेचिया है, ये दिख रहा है आपको नीचे, ट्रेचिया। तो इसकी दो ओपनिंग होती है। फेरिनेक्स की क्या होती है? दो ओपनिंग होती है। पहली ओपनिंग को कहा जाता है गुलेट जो कि ओइसोफेगस की तरफ जाता है, खाना जहां जाता है हमारा, और दूसरी ओपनिंग होती है जो ग्लॉटिस जो कि ट्रेचिया की तरफ जाता है। और मैं एक और चीज क्लियर कर दूं आपको, और आगे आपको बताऊंगा कि इसके अंदर एपिग्लॉटिस एक बहुत बड़ा योगदान देता है। एपिग्लॉटिस का क्या पार्ट है और क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ मैं बताना चाहूंगा आपको कि फेरिनेक्स में कहीं ना कहीं एपिग्लॉटिस का यूज भी माना जाता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये हमारे ओपनिंग, ट्रेचिया की जो ओपनिंग होती है, ये जो ट्रेचिया दिख रहा है ना, इस ट्रेचिया की ओपनिंग को कहीं ना कहीं कवर करता है। इससे फायदा ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं वो हमारी सांस की नली में नहीं जाता। कई लोगों को धांस आ जाती है सांस लेते वक्त, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खाना और पानी वहां चले जाता है। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि एपिग्लॉटिस कहीं ना कहीं ट्रेचिया की ओपनिंग को कवर करके रखता है। एपिग्लॉटिस ट्रेचिया की जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखता है, वो बहुत बड़ा काम है एपिग्लॉटिस का। इससे क्या होता है, हमारा खाना और जो पानी हम खाना खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाता। देखो कितना बड़ा काम है। तो और क्लियर कर समझा देता हूँ आपको। देखिए फेरिनेक्स थ्रोट जो है, अगेन मैं रीड कर देता हूँ आपके लिए। इट इज अ ट्यूब विच इज कनेक्टिंग द नोज माउथ टू द ओइसोफेगस, जो मैंने बता दिया आपको। सेकेंड पॉइंट है, इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। कॉमन पैसेज माना जाता है फेरिनेक्स को खाने को और हवा के लिए। दूसरी बात है, इट हैज ए टू ओपनिंग होती है। वन जो कि गुलेट कहलाते हैं, विच इज लीडिंग टू ओइसोफेगस, जो कि ओइसोफेगस ही जाते हैं। अनदर ग्लॉटिस विच इज लीडिंग टू ट्रेचिया, जो ट्रेचिया की तरफ जाती है। एंड द नेक्स्ट पार्ट एपिग्लॉटिस दैट कवर्स द ओपनिंग ऑफ ट्रेचिया, ट्रेचिया की ओपनिंग को कवर करता है टू प्रिवेंट द फूड और वाटर फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट हमने जो पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, वो फेरिनेक्स जिसे हम थ्रोट कहते हैं, बहुत बड़ा काम है इसका। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। हम जो थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं वो लैरिनेक्स है, ठीक है। तो इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिनेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। अब लैरिनेक्स क्या है ये भी समझा देते हैं आपको। ये बेसिकली एक ऐसी ट्यूब है जो कि फेरिनेक्स और ट्रेचिया के बीच में एक पैसेज बनाता है, मतलब जाने का रास्ता, एक आने जाने का रास्ता, मतलब ट्रेचिया और लैरिनेक्स के बीच में आने जाने का रास्ता लैरिनेक्स देती है। क्योंकि जब हम खाना निगलते हैं तो मैंने जैसा पढ़ा है कि जब हम खाना निगलते हैं उस समय एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस को कवर करता है, जिससे कि हमारा खाना मतलब जो खाना है वो एक तरह से मान के चलो कि स्वेलिंग करते समय जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, इससे कि हमारा खाना और पानी वहाँ नहीं घुस पाता। ये आपको जैसे मैंने क्लियरली बताया कि हम जब खाना निगलते हैं तो खाना हमारा कहाँ जाना चाहिए? ओइसोफेगस होते जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि एपिग्लॉटिस यहाँ पे रहता है और एपिग्लॉटिस ट्रेचिया की अपर कवरिंग में रहता है, ओपनिंग ऑफ द ट्रेचिया में एपिग्लॉटिस होता है, और ये कहीं ना कहीं कवर कर देता है इसको, जिससे कि हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं घुस पाता है, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया। दूसरी बात है, जो लैरिनेक्स होता है, मैंने देखा होगा गले में कई लड़कों के एक एज प्यूबर्टी मतलब जब वो एक तरह से थोड़ी सी उनमें प्यूबर्टी मतलब आफ्टर द एडोलेसेंस की एज आ जाती है, या हम कह सकते हैं थोड़े से बच्चे जब एक नौजवान होने वाले होते हैं, उस टाइम में क्या होता है, गले के अंदर हम देखते हैं हड्डी से निकल के आते हैं लड़कों के पास, स्पेशली आदमियों में जब देखते हो कि गले में एक हड्डी सी बाहर आती है जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ पे। तो ये क्या है
ये बेसिकली जो लैरिनेक्स होता है ये एक तरह से इनकॉन्शियस होती है, इनकॉन्शियस होती है जब प्यूबर्टी के टाइम, प्यूबर्टी बिफोर, प्यूबर्टी से पहले, मतलब जब बच्चे होते हैं तब ये इनकॉन्शियस होती है। लेकिन जैसे प्यूबर्टी आती है वैसे ही आदमियों में ये एक अलग फॉर्म में निकल के आते हैं, जिससे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है इसे। बट आफ्टर द प्यूबर्टी एक हड्डी जो अलग से निकल गया, इसे एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। सो इसमें आप क्लियर, आपको समझा दूं मैं। इन द देखेंगे हम, लैरिंक्स इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। द फर्स्ट पॉइंट इज द ट्यूब फॉर्मिंग अ पैसेज बिटवीन द फेरिनेक्स एंड ट्रेचिया। क्लियर हो गया आपको। Second, during swallowing, epiglottis cover glottis to prevent the entry of food and water. ये भी clear हो गया। Third point, one of the main, the larynx is inconspicuous before puberty, मतलब नौजवानों से पहले, एंड आफ्टर, बट आफ्टर प्यूबर्टी मेल, किसमें, मेल, इट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। दैट इज वन ऑफ द गुड कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन। सो आफ्टर द प्यूबर्टी व्हेन लैरिंक्स इज बिकमिंग कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, दैट इज नोन एज द एडम्स एप्पल। सो I think that three main important part we have discussed in the respiratory system, that is clear to you. There is a nostril, nasal cavity, larynx and the larynx, pharynx and the larynx. So move to the next part. नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो हमने देखेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो ट्रेचिया है। दैट मेन पार्ट जो है वो क्या है, ट्रेचिया। सो अब ट्रेचिया क्या है, एक ऐसी ट्यूब मान सकता हूँ, इसे एक तरह से इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विंड पाइप भी कहा जाता है। ये एक ऐसी ट्यूब है जो हमारे लैरिंक्स को हमारे लंग्स के ब्रोंची से कनेक्ट करता है। मतलब लैरिंक्स को हमारे लंग्स के किससे कनेक्ट करता है, ब्रोंची से कनेक्ट करता है, ब्रोंची ऑफ द लंग्स से, ब्रोंची ऑफ द लंग्स से कनेक्ट करने का काम करता है। ये रहा ब्रोंची हमारा। इस ब्रोंची ऑफ लंग्स को ट्रेचिया से, ट्रेचिया जो है लैरिंक्स को ब्रोंची ऑफ लंग्स से कनेक्ट करने का ट्रेचिया काम करता है। सो ट्रेचिया का बेसिकली काम क्या है, दूसरी बात, पहली बात तो ये एक ऐसी ट्यूब है जो कि लैरिंक्स को, लैरिंक्स ये रहा आपके सामने यहाँ पे, लैरिंक्स को लंग्स के ब्रोंची से कनेक्ट करने में हेल्पफुल होता है। दिख रहा है आपको यहाँ पे सारा, ये रहा। सो अब है क्या बेसिकली, इसका जो ट्रेचिया का जो शेप होता है वो एक सी शेप में होता है, सी अल्फाबेट होता है उसके शेप में होता है, और इसके ऊपर एक रिंग होती है, अंगूठी की तरह एक रिंग बनी होती है। इस रिंग का काम क्या है, इस ट्रेचिया को गिरने से बचाता है, मतलब इसे कोलैप्स होने से रोकता है। और डिटेल में हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि ट्रेचिया, जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, इट इज अ ट्यूब विच इज कनेक्टिंग द लैरिंक्स टू द ब्रोंची ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंची से। दूसरी पॉइंट है, द ट्रेचिया इज सपोर्टेड बाय सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। So very good question. So I think that fourth main part, trachea, which is a windpipe, it is clear to you. So इसमें जो मेन पार्ट्स याद करने लायक है वो है कि इसमें एक सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होती है जो कि इसे गिरने से बचाता है। मूव अगेन टू द नेक्स्ट पार्ट जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारा है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द ब्रोंची एंड द ब्रोंचुलस। ब्रोंची एंड द ब्रोंचुलस की बात की जाए तो हम देखेंगे कि ब्रोंची तो ये रहे और ब्रोंचुलस अलग से, देखते हैं पेड़ का मेन तना है, तना से टहनी निकल आती है, तो वही बात यहाँ पे भी है। ब्रोंची एक मेन तना है, उसके अलग से टहनी जो निकल के आते हैं वो ब्रोंचुलस है, और उसके आगे जो फल लटकते हैं वो एल्वियोलर सैक है, तो हम बात करेंगे बाद में। सो बात करते हैं ब्रोंची एंड ब्रोंचुलस की बात करते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ टिश्यू कई होते हैं, कई सारी टिश्यूज होती हैं जो कि ट्रेचिया से निकल के आती हैं यहाँ पे, उसे तो हम ब्रोंची कहते हैं। और ब्रोंचुलस एक ऐसा होता है जो कि एक्सटेंड होता है ब्रोंचस के फॉर्म में। जो ब्रोंचुलस होता है ये आगे जाके ब्रोंचस के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है। मैं देखूंगा आपको कि आप देखोगे कि लंग्स के अंदर, इनसाइड द लंग्स में आप देखोगे कि ब्रोंची जो है ये डिवाइड हो गया किसमें, ब्रोंचुलस के अंदर। और हर ब्रोंचुलस जो है वो अपने आखिरी में कहीं ना कहीं टर्मिनेट, मतलब खत्म हो रहा है, और जहाँ खत्म होता है उसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलर सैक कहते हैं।
जहाँ ये ब्रोंचुलस खत्म होता है वहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम जो टर्मिनेट होता है उसको हम कहते हैं सैक, एक स्ट्रक्चर है, ये कहते हैं एल्वियोलर सैक। ये दिख रहा है आपको, जितने भी ब्रोंची होते हैं, ठीक है, ब्रोंची डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंचुलस में, और ब्रोंचुलस जहाँ खत्म होता है वहाँ पे एल्वियोलर होता है। ठीक है, डेफिनेशन देखें हम ब्रोंची एंड ब्रोंचुलस का, ये डेफिनेशन तो क्लियर है, द ब्रांचेस ऑफ टिश्यूज स्टीमिंग फ्रॉम द ट्रेचिया कॉल्ड ब्रोंची। Bronchioles are the airway that extend from the bronchus. Inside the lung, bronchi divide into bronchioles, and each bronchioles terminate into a sac called alveolar sac. It is a good question for the competitive exam point of view. So move to the next part, that is alveolar sac. दिख रहा है आप सभी को alveolar sac, ये दिख रहा है। अब एल्वियोलर सैक, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पूरा काम एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम यहीं पे होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मैंने जैसे यहाँ बताया था कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर इन द एल्वियोली में होता है, तो वही बात हम यहाँ करने वाले हैं, एल्वियोलर सैक की बात कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है लंग्स का जहाँ पे गैस का एक्सचेंज ऑकर होता है। एल्वियोलर क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बेसिकली ऑकर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपसे पूछते हैं नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स यदि पूछा जाता है क्या है, तो एल्वियोलर सैक है। एल्वियोलर सैक इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। और एक और चीज क्लियर कर दूं आपके कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि 300 से लेकर 700 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। आप अंदाजा लगा लो हमारे लंग्स में कितने एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं, 300 से लेकर 700 मिलियन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 300 to 700 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। सो व्हाट इज इट, एल्वियोलर सैक पढ़ते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स वेयर द गैस एक्सचेंज ऑकर एंड इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। Third point, approximately 300 to 700 million alveolars is present in the lungs. So ये पार्ट हो गया आपका। The next, the last, the main part of the respiratory system is the lungs. आपको एक बोलेगा lungs तो बहुत ही काम की चीज़ है, और lungs के ऊपर जो प्रोटेक्शन दे रखा है वो रिब्स ने दे रखा है, जो हम स्केलेटन में पढ़ेंगे डिटेल में। सो लंग्स में नीचे देखोगे आपके सामने एक डायफ्राम है, और ये जो है डायफ्राम है ये बेसिकली क्या है, ये एक थोरिक मसल्स का होता है जो कि लंग्स के नीचे होता है, और ये एक तरह से इनहेल और एक्सेल में मदद करता है। हमारे जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, कपाल भारती करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट योगासन माने जाते हैं। आज के टाइम में कई बीमारियों का इलाज इन्हीं से हो जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं। सो कुल मिला के सारी चीज़ जो मैं आपको बताना, कपालभाति अनुलोम विलोम की बात कर रहा हूँ, तो हमारा जो ये इनहेल एक्सेल होता है उसमें लंग्स के नीचे जो ये लेयर बनी होती है वो एक डायफ्राम की होती है, जो कि थोरेकिक मसल्स का बना होता है। लेकिन आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे जो लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स, हमारे 2 लंग्स होते हैं, और जो हमारे लंग्स होता है उसके ऊपर एक वॉल नहीं 2 वॉल होती है, मतलब 2 परत होती है इसके ऊपर प्रोटेक्शन की। और वो जो प्रोटेक्शन की जो परत होती है, ये परत ऐसी होती है कि उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, मतलब पानी भरा होता है। जो होता है किससे भरा होता है, फ्लूइड से भरा होता है। अब आप बोलोगे कि अरे क्यों होता है, क्योंकि लंग्स हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट माना जाता है, लंग्स बहुत ही सेंसिटिव पार्ट माना जाता है, और जो हमारा लंग्स है इसलिए उसको डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से, जिसे हम लोग प्लूरा भी कहते हैं, जो कि एक तरह से उनके बीच में कह सकते हैं कि हम लोग फ्लूइड इकट्ठा कर देते हैं, हम प्लूरल सैक भी कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लंग्स को बहुत प्रोटेक्शन मिलता है किन चीज़ों से, कोई मैकेनिकल शॉक आ जाए, मैकेनिकल शॉक मतलब किसी भी तरह से कोई हमारे ऊपर कोई चीज़ गिर जाए या कोई वैसा शॉक आ जाए। और दूसरी बात, ये हमारे सरफेस को मॉइस्ट भी करता है, मतलब उन्हें नमी ऐसा पैदा करके रखता है कि हमारे पार्ट में आपस में फ्रिक्शन नहीं होता। क्या होता है, जब हमारे कोई भी 2 चीज़ होती है, हार्ड चीज़ होती है, और यदि उनके बीच में यदि लिक्विड या नमी ना हो तो वो आपस में टकराएंगे तो फ्रिक्शन पैदा होता है, फ्रिक्शन से बेसिकली दिक्कत होगी। तो कुल मिला के 2 मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तो मैकेनिकल शॉक प्रोवाइड करता है लंग्स को कि कोई भी ऐसे मैकेनिकल कोई भी झटका लगे तो उससे हमारे लंग्स को बच जाए,
कहीं हमें ऊपर गिर जाए, हमारे कोई सामान गिर जाए या हम गिर जाए, तो हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, उसकी सरफेस को इस तरीके से मॉइस्ट मतलब नमी पैदा करता है, चिकना कर देता है कि उसे किसी भी फ्रिक्शन मूव करता है जब लंग्स, उसे किसी भी तरह से मतलब कि घिसावट फील नहीं होती, मतलब उससे जैसे नहीं घसना नहीं होता, फ्रिक्शन पैदा वो नहीं फील होती। सो यहाँ हम देखेंगे डिटेल में लंग्स का। सो हम देखा, मैंने एक पार्ट देखा, डायफ्रागम आर द थोरेक मसल्स दैट ले बिनेथ द लंग्स एंड एड इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सांस लेने देने में। हर लंग्स, ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड इन अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। जो लंग्स होते हैं हमारे डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, और उनके बेसिकली फॉर्म होते हैं एक फ्लूइड फिल्ड होता है उनके बीच में, मेम्ब्रेन बीच में, जिसे हम लोग कहते हैं प्लूरल सेक, प्लूरल सेक कहते हैं, प्लूरल सेक कहते हैं। अगेन अच्छा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स, क्योंकि लंग्स को हम लोग डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन करते हैं, उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है, उसमें कहते हैं प्लूरल सेक कहते हैं। ये प्लूरल सेक क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक एंड प्रिवेंट एंड प्रोवाइड द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। ये तो मेन बात हो गई। अब आप ये भी जानते हो कि हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। इनमें भी अंतर भैया, इनमें भी अंतर क्या है कि जो राइट साइड का लंग होता है भैया वो तो बड़ा होता है, और जो लेफ्ट साइड का लंग होता है छोटा होता है। राइट साइड के लंग्स के अंदर 3 लोब्स होते हैं, मतलब इसको डिवाइड किया गया 3 लोब्स के अंदर, और लेफ्ट साइड के लंग को केवल 2 लोब्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो मेन अंतर तो मेरा कंसेप्ट था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का, आई होप इट इज ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हमने जो मेन पार्ट पढ़े वो देखा हमने, नॉस्ट्रिल नेसल कैविटी, फेरिनेक्स, लैरिनेक्स, ट्रेचिया, ब्रोंची, ब्रोंचुलस, एल्यूलर सेक्स एंड लंग्स। सो दिस इज बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। होप ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। काफी हद तक मैंने आपके कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश। स्टिल इफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल।